देखिए पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें से पहला हेडिंग आपको मिलेगा कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया को एक और नाम से बुलाया जाता है। इसी अभिक्रिया को एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें आप कोई भी पदार्थ लीजिए, दो पदार्थ मिलाइए और दोनों पदार्थ को मिलाने के बाद सिर्फ क्या होना चाहिए? एक का पदार्थ आपका निर्माण होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए, उसमें डबल आपका बनना नहीं चाहिए। जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल एक और हम बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में संयोग किया जाएगा तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग कराया गया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको देखने को साफ मिल रहा है कि वे यहाँ से देखिए जिनमें दो या दो से अधिक यानी दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे एक और हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में NH3 प्लस HCl। इसमें जरा ध्यान से सुनिए। अब आपको पदार्थ की बात आई थी, लेकिन उसमें यौगिक भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए NH3 भी एक यौगिक है और HCl भी एक यौगिक है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या अगर देखेंगे तो 3 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या एक और मिल गई, 3 है कितना हो गया? 4। और इस तरह से आप ये यौगिक बना सकते हैं कि NH4Cl जिसका नाम होता है नौसागर, जिसका नाम होता है नौसागर। यानी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके सिर्फ एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? एक बार और देख लीजिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में कार्बन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, और अमोनिया की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया गया तो NH4Cl यानी नौसागर प्राप्त हो गया। चलिए अब आते हैं हम इसी चैप्टर के दूसरे हेडिंग विस्थापन अभिक्रिया पे। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व या परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह आ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि जब देखिए यहाँ पर बोला है कि किसी यौगिक के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणु के समूह, किसी यौगिक के किसी एक तत्व, और एक यौगिक है, इस यौगिक का किसी एक तत्व दूसरे तत्व के द्वारा, मतलब दूसरे क्रियाशील तत्व के द्वारा कर सकते हैं। यदि जो तत्व होना चाहिए, जो वह तत्व आएगा वो क्या होना चाहिए? अधिक क्रियाशील होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक यौगिक लिखा जाए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट, और जब इसकी क्रिया Fe का मतलब आयरन यानी लोहा से जब इसकी क्रिया कराया जा रहा है लोहा से, तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो लोहा क्या करता है कि आयरन को विस्थापित कर देता है। यानी आयरन को विस्थापित करने का मतलब ये है कि कॉपर को हटाकर आयरन खुद इसका स्थान ले लेता है। और क्यों ले लेता है? क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर कम क्रियाशील होता है, लेकिन उससे अधिक क्रियाशील कौन होता है? लोहा होता है। और लोहे को अधिक क्रियाशील होने के कारण ही कॉपर क्या होता है? विस्थापित हो जाता है, यानी कॉपर यहाँ से हट जाता है। इस यौगिक को जब आप इस रिएक्शन को जब आप कराएंगे तो यहाँ से कॉपर को हटा लेंगे, कॉपर यहाँ से विस्थापित होकर अलग हो जाएगा और इस कॉपर की जगह आ जाएगा FeSO4। ध्यान सुनिएगा कि जब किसी यौगिक के किसी अधिक क्रिया डिफिनेशन को इसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है
कि जब अधिक क्रियाशील तत्व या धातु के द्वारा किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व या धातु को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी अधिक क्रियाशील जो धातु या तत्व रहेगा वो यौगिक के कम क्रियाशील धातु या तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे जो FeSO4 लिखा गया है इसका क्या नाम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट। और ये जो लिखा है इसका नाम तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, कॉपर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फेरस सल्फेट हो गया और ये क्या हो गया, कॉपर हो गया। और जब एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूँ कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में एक विलयन बनाया जाएगा जिसमें कॉपर सल्फेट होगा और उस कॉपर सल्फेट में जब लोहे की कील को डुबाया जाता है यानी लोहे की कील को डाला जाता है तो उसमें क्या होता है कि कॉपर विस्थापित होता है किसके द्वारा, तो आयरन के द्वारा यानी लोहे के द्वारा। एक बार और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जब अधिक क्रियाशील तत्व या धातु यौगिक के कम क्रियाशील धातु या तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे हम लोग विस्थापन क्रिया कहते हैं। थोड़ी सी डिफिनेशन में चेंजिंग है कि अधिक क्रियाशील धातु या तत्व यौगिक के कम क्रियाशील धातु या तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करेगा यानी कि उसका स्थान खुद ले लेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। पर एग्जाम्पल आपके सामने डाला गया है कि यहाँ पर से कॉपर विस्थापित होकर आयरन आया है, कॉपर को विस्थापित किया आयरन और कॉपर के जगह खुद कौन चलाया है, आयरन। अब इसी की तरह आपको नीचे भी एग्जाम्पल लिखा गया है, इसको मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया है जिंक और ये लिखा गया है कॉपर सल्फेट। इसका रिएक्शन जरा देखिएगा, यहाँ पे भी मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि जब अधिक क्रियाशील तत्व या धातु यौगिक के कम क्रियाशील धातु या तत्व को विस्थापित कर दें तो उसे हम लोग विस्थापन क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो जिंक है वह कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है और अधिक क्रियाशील होने का मतलब ये है कि जिंक यहाँ से उठ के कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा यानी कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा यानी Cu को हम ऑलरेडी क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब जब Cu यहाँ से हट गया तो इसका स्थान कौन लेगा, तो जिंक ले लेगा इसका स्थान यानी Zn SO4।